नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं देश भर के कर्मचारियों की स्वतंत्र और भरोसेमंद आवाज अंगवानी। साथियों, अभी आपको तमाम यूट्यूब चैनलों ने आपको बताया कि जो है सरकार का जवाब संसद में आ गया 8वें वेतन आयोग पर, फिटमेंट फैक्टर पर, फैमिली यूनिट पे, है ना। तो उससे तो आपको जो जवाब था वो आपने सुन लिया। देखो, मैंने आपको कहा ना कि ये लोग तो वही बताते हैं जो उनको बताया जाता है। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे वो जानकारी कि क्या सरकार 8वें वेतन आयोग को लेकर अपना मन बना चुकी है। भले संसद में जो कहे 8वां वेतन आयोग का रिपोर्ट जो जब आए तब आए, लेकिन क्या सरकार 8वें वेतन आयोग को लेकर अपना मन बना चुकी है? क्या सरकार आपके फिटमेंट फैक्टर 3.83 और बेसिक जो न्यूनतम वेतन था 69,000 से की कर्मचारियों की मांग पर सरकार कुछ ऐसा करने की तैयारी कर रही है जिसकी चर्चा बड़ी जोर शोर से हो रही है? जी हां साथियों, आज अंगवानी आपको उसी संभावित सरकारी रणनीति के बारे में बताने जा रहा है जिसकी झलक अब 8वें वेतन आयोग से जुड़ी रिपोर्टों में दिखाई देने लगी है। हालांकि ना तो सरकार ने भी आधिकारिक रूप से कोई फिटमेंट फैक्टर घोषित किया और ना ही 8वें वेतन आयोग ने किसी भी संख्या का संकेत दिया है, लेकिन इस पूरी चर्चा में अब एक शब्द को, जी हां, एक शब्द को लगातार आगे लाया जा रहा है और अंगवानी का आकलन है कि आने वाले समय में यही शब्द कर्मचारियों की बड़ी मांगों को सीमित करने का सबसे बड़ा आधार बनाया जा सकता है। जी हां, कर्मचारियों को बड़ी मांगों को सीमित करने के लिए इसे सबसे बड़ा आधार बनाया जा सकता है। तो आखिर क्या है सरकार की रणनीति और क्या होने वाला है सरकार का संभावित जवाब आपके फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम सैलरी की मांग पर? तो सब कुछ बताएंगे इसी वीडियो में, अंत तक बस आप साथ बने रहिए। आइए अब समझते हैं आखिर क्या है ये पूरा मामला। साथियों, कर्मचारियों से शायद यह नहीं कहा जाएगा कि आपकी मांग गलत है, आप जो फिटमेंट फैक्टर 3.83 मांग रहे हैं वो गलत है, ये नहीं कहा जाएगा। सरकार यह भी नहीं कहेगी कि महंगाई नहीं बढ़ी या कर्मचारियों को वेतन संशोधन की जरूरत नहीं है, यह भी नहीं कहेगी। बल्कि कर्मचारियों से कहा जा सकता है कि हम मानते हैं कि महंगाई बढ़ी है, हम मानते हैं कि कर्मचारी की पारिवारिक जरूरतें बढ़ी हैं, हम यह भी मानते हैं कि वेतन और पेंशन में संशोधन जरूरी है। यानी कर्मचारियों की मांगों को गलत कहीं से नहीं बताया जाएगा। कर्मचारी मांगेंगे अपना अधिकार और सरकार उनके सामने खजाने का हिसाब रख देगी, यह कहते हुए कि 3.83 का फिटमेंट फैक्टर देने से केंद्र और राज्यों पर बहुत बड़ा वित्तीय बोझ बढ़ेगा। इस तरह से इस आर्थिक रूप से और व्यवहारिक बताने की कोशिश की जा सकती है। अब सवाल है इसका संकेत मिल कहां से रहा है? यह तो आपको पता है ही कि फिटमेंट फैक्टर का अंतिम फैसला केवल कर्मचारी संगठनों के मांग के आधार पर तय नहीं किया जा सकता, बल्कि आयोग की सिफारिश और उसके बाद सरकार का निर्णय देश की आर्थिक परिस्थितियों और फिस्कल सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखकर लिया जाता है। तो इस बार भी वही होगा, कुछ अलग नहीं होने वाला है। इसका मतलब है आयोग और सरकार यह देखेंगे कि वेतन संशोधन से सरकारी खर्च कितना बढ़ेगा, पेंशन में वृद्धि का अतिरिक्त बोझ कितना होगा, केंद्र के बाद राज्यों की वित्तीय स्थिति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, सरकार का राजकोषीय घाटा कितना है और दूसरे विकास एवं कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए कितनी धनराशि चाहिए। यहीं से कर्मचारियों की मांग और सरकार की वित्तीय प्राथमिकताओं के बीच टकराव शुरू हो सकता है। 8वें वेतन आयोग की लड़ाई अब केवल वेतन की लड़ाई नहीं है, यह कर्मचारियों की जरूरत और सरकार की आर्थिक प्राथमिकताओं के बीच की लड़ाई बन सकती है। अब जो असली विवाद है वो फिटमेंट फैक्टर को लेकर है।
तो 3.833 पर जो है एनसीजेसीएम स्टाफ साइड ने करीब 69,000 न्यूनतम वेतन और 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग रखी। इसका गणित बिल्कुल सिंपल है, सरल है। वर्तमान न्यूनतम बेसिक पे 18,000 है, उसको आप 3.833 जो फिटमेंट फैक्टर की मांग की गई है एनसीजेसीएम ने, आप उससे गुना कर दीजिए तो नया न्यूनतम बेसिक लगभग 69,000 बन जाता है। तो कर्मचारी पक्ष का तर्क है कि भोजन, मकान, शिक्षा, इलाज, परिवहन और परिवार की दूसरी जरूरतों पर खर्च बहुत बढ़ चुका है, इसलिए न्यूनतम वेतन का निर्धारण आज की वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर होना चाहिए। लेकिन सरकार की तरफ से सवाल उठाया जा सकता है कि इतना बड़ा फिटमेंट फैक्टर देने में कितना खर्च आएगा, पेंशन संशोधन का बोझ कितना होगा, राज्य सरकारें इसे कैसे लागू करेंगी। और यही वह जगह है, जी हां, यही वो जगह है जहां मांग को सीमित करने का रास्ता निकाला जा सकता है। पहले कर्मचारियों की समस्या को स्वीकार किया जाएगा, फिर उसके सामने सरकारी खर्च का विशाल आंकड़ा रखा जाएगा और अंत में कहा जा सकता है कि हम आपकी मांग समझते हैं, लेकिन देश की वित्तीय स्थिति इसकी अनुमति नहीं देती है। एक जरूरी अपील साथियों, ऐसी खबरों के पीछे छिपे संकेतों को सामने लाने के लिए अंगवानी का स्वतंत्र रहना जरूरी है। तो केवल 500 रुपए सालाना यानी दिन के 1.5 रुपए से भी कम देकर आप अंगवानी की एनुअल मेंबरशिप ले सकते हैं। आपका छोटा सा सहयोग हमें बिना किसी दबाव के दस्तावेज आधारित और कर्मचारियों के पक्ष की पत्रकारिता जारी रखने की ताकत देता है। तो अब साथियों, अब चर्चा करते हैं, अगर मान लीजिए 3.83 फिटमेंट फैक्टर तो सरकार ने इस आधार पे मतलब कन्नी काट ली, अब अगर कम फिटमेंट फैक्टर होता है तो उसका कितना नुकसान होगा। मान लीजिए वर्तमान न्यूनतम बेसिक पे 18,000 है, अगर 3.83 का फिटमेंट फैक्टर मिलता है तो नया बेसिक जो है 69,000 होगा। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.57 रख लेते हैं, मान के चल रहे हैं, ऐसा नहीं कभी कहीं किसी तय में, पहले मैं बता चुका, तो बेसिक करीब जो 46,260 बनेगा। और अगर इसे 2.10 के आसपास रख लेते हैं, जो आपके बहुत सारे नेताजी अभी हवा बना रहे हैं, तो बेसिक केवल 37,800 होगा। ये मैंने आपको कह दिया कि सिर्फ समझने के लिए उदाहरण है, ये अभी ना सरकार ना आयोग किसी ने इस पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन अंतर देखिए, 3.83 पे 69,000 और सीधे 2.10 पे 37,800, इस दोनों के बीच गैप कितना है, 31,200 का अंतर है। और नुकसान केवल 1 महीने की सैलरी तक सीमित नहीं रहेगा। नया बेसिक कम होने का असर भविष्य के डीए, एचआरए, पेंशन, ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट और रिटायरमेंट बेनिफिट्स पर भी पड़ सकता है। इसलिए फिटमेंट फैक्टर कोई मामूली तकनीकी संख्या नहीं है, यह संख्या लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स का आर्थिक भविष्य तय करेगी साथियों। अब सवाल यह कि सरकार अब इस तरह का तर्क जब देगी तो जवाब क्या होगा, है ना, जवाब तो देना पड़ेगा। तो सरकार तो अब कह सकती है कि कर्मचारियों को पहले से भाई डीए मिलता है, महंगाई भत्ता मिलता है, तो बड़ी वेतन वृद्धि से केंद्र और राज्यों पर भारी बोझ पड़ेगा। सरकार के सारे सवाल हो सकते हैं, राजकोषीय अनुशासन बनाए रखना जरूरी है और सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर, रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा दूसरी योजनाओं पर भी पैसा खर्च करना है। लेकिन कर्मचारियों का भी सवाल यहां पर सीधा होना चाहिए कि जब अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ा है, जब टैक्स कलेक्शन बढ़ा है, जब सरकार का राजस्व बढ़ा है, तो कर्मचारी के वेतन की बात आते ही सरकार का खजाना कमजोर क्यों दिखाई देने लगता है। यह सवाल डीए केवल बढ़ी हुई महंगाई की आंशिक भरपाई करता है, यह वास्तविक वेतन संशोधन का विकल्प नहीं हो सकता। इसलिए चर्चा केवल इस बात पर नहीं होनी चाहिए कि सरकार कितना खर्च उठा सकती है, चर्चा इस पर भी होनी चाहिए कि एक कर्मचारी और उसका परिवार सम्मानजनक जीवन जीने के लिए न्यूनतम कितने वेतन का अधिकारी है। कर्मचारी नेताओं की असली परीक्षा अब यहां पर होगी साथियों।
अब कर्मचारी संगठनों की जो है यहीं पर जो उनकी असली परीक्षा जो है यहीं पर होगी। केवल 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग रख देना पर्याप्त नहीं है। उन्हें आंकड़ों के साथ साबित करना होगा कि यह मांग क्यों जरूरी है और यह मांग कर्मचारी नेताओं ने क्यों रखा है। मकान, शिक्षा और इलाज का खर्च कितना बढ़ा, एक परिवार की वास्तविक मासिक जरूरत क्या है, कर्मचारियों की परचेजिंग पावर पर क्या असर पड़ा है। यदि सरकार वित्तीय बोझ का आंकड़ा सामने रखती है तो कर्मचारी पक्ष को भी ठोस आर्थिक आंकड़ों के साथ जवाब देना होगा। लेकिन सबसे बड़ा खतरा पैदा तब होता है जब सरकार से पहले ही कुछ कर्मचारी नेता ही कम फिटमेंट फैक्टर को व्यवहारिक बताने लगते हैं, है ना। अगर आधिकारिक मांग 3.833 है तो फिर 2.10 या किसी कम आंकड़े की वकालत किस आधार पर नेता लोग कर रहे हैं। कुछ नेता जो है तो क्या कर्मचारियों से राय लेकर वो कह रहे हैं 2.10 की वकालत कर रहे हैं, या क्या कोई वैज्ञानिक गणना उन्होंने कर ली। और कम फिटमेंट फैक्टर से फायदा किसका होगा, कर्मचारियों का या सरकारी खजाने का। तो ऐसे में साथियों अंगवानी का बड़ा आकलन यह है कि सरकार शायद कर्मचारियों को मांग को गलत नहीं बताएगी, वह वेतन संशोधन की जरूरत को भी स्वीकार करेगी, लेकिन जब अंतिम फिटमेंट फैक्टर की बात आएगी तब कर्मचारियों के सामने फिस्कल रियलिटी और सरकारी खजाने का तर्क रखा जा सकता है और कहा जा सकता है आपकी मांग जायज है लेकिन खजाना इसकी अनुमति नहीं देता। फिर स्पष्ट कर दे रहा हूं, सरकार ने अभी ऐसा कोई आधिकारिक फैसला घोषित नहीं किया है, फिटमेंट फैक्टर भी तय नहीं हुआ है, ना सरकार ने ना वेतन आयोग ने, किसी ने भी कुछ तय नहीं किया है। लेकिन फिस्कल सस्टेनेबिलिटी को लगातार चर्चा के केंद्र में लाया जाना यह संकेत जरूर देता है कि बड़ी वेतन मांगों के सामने वित्तीय बोझ का तर्क तैयार किया जा रहा है। अंगवानी का काम केवल फैसला आने के बाद खबर सुनाना नहीं है साथियों, हमारा काम फैसला होने से पहले कर्मचारियों को संभावित खतरे से सावधान करना भी है। अब आप कमेंट करके बताइए, अगर सरकार कहती है कि आपका मांग जायज है लेकिन खजाना इसकी अनुमति नहीं देता तो कर्मचारी संगठनों को इसका क्या जवाब देना चाहिए। वीडियो को हर केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स तक जरूर शेयर करिए ताकि वो अपना जवाब दे सकें, और चैनल को सब्सक्राइब तो करिए ही करिए और एनुअल मेंबरशिप लेकर कर्मचारियों की स्वतंत्र आवाज को मजबूत बनाइए। साथियों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे ही जुड़े किसी और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।